एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मार्च का महीना हो और होली के रंग जीवन में ना बिखरें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मगर इस वर्ष अर्थात 2023 का मार्च का महीना होली से ज़्यादा राजनीतिक होली के लिए याद किया जाएगा। वजह आप देख ही रहे हैं। होली के आगमन के साथ ही देश के तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीति के कई रंग उड़ाने शुरू कर दिए हैं, फिर वह चाहे सत्ता पक्ष का रंग हो या फिर विपक्ष का। विपक्ष तो अपनी कवायद में पूरी ताकत से लगा हुआ है, मगर सत्ता पक्ष अर्थात मोदी सरकार ने भी अपने विकास का चेहरा कई आयामों से और कई रंगों में सजाकर मतदाताओं को दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह कहावत अक्सर सच साबित हुई है। अगर पिछले दोनों लोकसभा चुनावों को ही ले तो वह आपको साफ दिख जाएगा। भाजपा की कुल पूंजी प्रधानमंत्री मोदी है, जैसे कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। हालांकि मोदी और स्वर्गीय वाजपेयी की तुलना नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती तो वाजपेयी अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन काल में ही इतिहास न बन गए होते और 2004 के लोकसभा चुनाव में जिन कद्दावर वाजपेयी का और भाजपा का कोई विकल्प तत्कालीन देश और विपक्ष को दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, और जिस कांग्रेस के पास उस वक्त ना कोई नेता था, ना नीयत थी, ना कोई मुद्दे थे और ना ही खुद उसे जरा सा भी अपने ऊपर भरोसा था कि वह सत्ता में वापसी कर सकती है, उसी कांग्रेस को वाजपेयी और भाजपा की सारी मशक्कतों, सारी उम्मीदों, सारी कोशिशों के खिलाफ जनता कर सिंहासन पर बिठा दिया था। और वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता कभी सोच तक नहीं पाए कि ऐसा गजब आखिर क्यों हुआ था। इस सवाल का जवाब भाजपा ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। अगर की तो ईमानदार कोशिश नहीं की। अगर ईमानदार कोशिश भी की तो उसे देश के सामने कभी उजागर नहीं किया। लेकिन साफ दिख रहा है कि भाजपा ने अंदर खाने कुछ तो किया ही था। उसने कुछ तो राजनीतिक ईमानदारी दिखाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने मोदी को बैकग्राउंड से निकालकर बाहर लाने का जोखिम दिखाया और एक नया इतिहास बना दिया। मगर 2014 में मोदी के हाथों पिटने के बाद और फिर निरंतर पिटते रहने के बाद भी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया जो भाजपा ने उसके हाथों से पिटने के बाद किया था। बल्कि कांग्रेस ने ऐसा सोचा तक नहीं। देश के बाकी विपक्ष ने भी कभी यह जानने की ईमानदार कोशिश नहीं की कि वह क्यों मोदी के हाथों इतनी बुरी तरीके से पिटे, इतने ज्यादा कि बसपा जैसे कई क्षेत्रीय दलों का तो वजूद ही नेस्तनाबूद हो गया। और क्षेत्रीय दलों की यह पिटाई अभी भी निरंतर जारी है। और यह सब उस मोदी के हाथों हो रहा है जिनका कद 2004 में महज एक मुख्यमंत्री का था और केंद्र की सरकार में उन्हें पहले कभी कोई छोटा मोटा पद भी नहीं मिला था। मेरे कहने का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि ऐसी कोई अप्रत्याशित कहानी 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराई जा सकती है, लेकिन शतरंज और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी के रहते मनमोहन सिंह एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और केजरीवाल मुख्यमंत्री। देश की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उभार ने कई मिथकों को तोड़ा भी और जोड़ा भी। मोदी के उभार के साथ ही देश में राजनीति के कई मायने कई तरीके से बदले। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जो मुद्दे कल तक सोए पड़े थे, वह अचानक उभरकर बहुत तेजी से सामने आए और देश के कोने कोने में छा गए। केवल इतना ही नहीं, उनके सामने बाकी के तमाम ज्वलंत मुद्दे गौड़ होकर रह गए। मगर इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी यही कहानी दोहराई जाती रहेगी। देश में हिंदुत्व, मंदिर और जाति जनजाति का खेल निरंतर खेला जाता रहेगा। राजनीति में हर मुद्दे की एक सीमा होती है। कोई भी मुद्दा एवरग्रीन नहीं होता। कोई भी मुद्दा हमेशा एक ही तासीर के साथ छाया नहीं रह सकता। वक्त के साथ उसकी तासीर ढलने लगती है और बदलने भी लगती है, फिर वह चाहे कितना भी बड़ा भावनात्मक मुद्दा क्यों ना हो। खासतौर से तब जबकि ऐसे मुद्दों की आड़ में आम जन की जेब और पेट दोनों खाली करने का षड्यंत्र बराबर किया जा रहा हो। महंगाई और बेरोजगारी हर दौर में विपक्षियों के लिए अहम राजनीतिक मुद्दा रहा है, आगे भी रहेगा, जिसका जवाब भी सत्ता पक्ष हमेशा आंकड़ों की बाजीगरी से देता आया है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन रहबरों को यह समझना ही होगा कि आंकड़ों की बाजीगरी हमेशा सच को छिपा नहीं सकती। इसीलिए सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं,
मुद्दे बदलते हैं, वक्त बदलता है, आगे भी बदलता रहेगा। हिंदुत्व के, धार्मिक आस्था के और राष्ट्रवाद के मुद्दे बहुत भावनात्मक होते हैं, इसीलिए देशवासियों को अच्छे लगते हैं, मगर केवल तब तक जब तक कि उनकी जेबें और उनके पेट दोनों भरे हों। मगर यह जब दोनों ही किस्तों में खाली होने लगे और उनके खाली किए जाने की बेहयाई निरंतर जारी रहे, तो उस निम्न व मध्यम वर्ग का धैर्य आखिरकार पूरी तरह से जवाब दे जाता है। जो भावनात्मक मुद्दे उसे कल तक लुभाते नहीं थकते, उससे उसका ऐसा मोहभंग होता है कि ऐसे मुद्दे फिर उसे अपने लिए गाली लगने लगते हैं और वह मुद्दे उठाने वाला उसे अपना शत्रु लगने लगता है। अभिजात्य वर्ग के लिए, या कह सकते हैं कि पैसे वाले वर्ग के लिए कठिन दौर भी कठिन नहीं होता, उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी कभी मुद्दा नहीं होते। यह सारा दुर्भाग्य तो हमेशा निम्न और मध्यम वर्ग के हिस्से में ही आता है, जिसकी की तादाद देश में सबसे ज़्यादा है। विपक्ष मोदी के खिलाफ यही मोहभंग चाहता है, इसी के लिए वह बराबर माहौल पैदा कर रहा है, लेकिन उसमें उसकी ईमानदारी कम और अपना स्वार्थ और अपनी राजनीति ज़्यादा घुली है। आम मतदाता को उसकी बुनियादी और ज्वलंत समस्याएं साफ दिख रही हैं, मगर उसका विकल्प नहीं दिख रहा। कह सकते हैं कि अगर मोदी अच्छा नहीं है तो मोदी से अच्छा भी कोई नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी जिल्लतें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। केवल विपक्ष के चिल्लाने भर से अगर आमजन उसका नोटिस नहीं ले रहा, उसकी इकलौती वजह यह है कि विपक्ष कांग्रेस और उस जैसे दूसरे विपक्ष देश का भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं। आज आम मतदाता का दर्द सूल बनकर उसकी छाती में पैवस्त है, मगर ऐसा कोई नहीं जिसे वह अपना दर्द दिखा सके, क्योंकि उसे यह दर्द उसी ने दिया है जिसे उसने अपना हाकिम बनाया या फिर हकीम। महंगाई, बेरोजगारी झेलने का आम मतदाता आदी होता है, फिर भी वह अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं से कभी समझौता नहीं करता। लेकिन शिक्षा के नाम पर आज सारे देश के शिक्षण संस्थानों में जो चौतरफा लूट की होड़ मची है, वह आम आदमी को बहुत सताती है, बहुत तड़पाती है। अस्पतालों का हाल तो बद से भी बदतर है, लेकिन मेरा हाकिम ही मेरा मुलजिम है, वह क्यों मेरा मुहाफिज बनेगा। भ्रष्टाचार कई चेहरे बदलकर फिर से सामने खड़ा है और उसका चेहरा आज पहले से कहीं ज्यादा विकृत है, व्यापक है। आम आदमी का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता, इसलिए उसे रिश्वत और करप्शन से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अब वह शिकायत कर रहा है तो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि आज महंगाई के साथ साथ रिश्वत की रकम भी बढ़ गई है। जब वह रिश्वत की बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है? ऊपर से बहुत सख्ती है, अर्थात बढ़ी हुई सरकारी शक्ति का बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार भी उसके ही हिस्से में जुड़ रहा है। अर्थव्यवस्था का आलम बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अर्थशास्त्री मौजूद हैं। हम तो केवल आम मतदाता के घर का अर्थशास्त्र बता सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में नया संशोधन करके चालान की राशि को जब से पहाड़ जैसा बनाया गया है, तब से आम आदमी दहशत में आ गया है। फिर वह चाहे ऑटो वाला हो, बाइक वाला हो या फिर छोटी कार चलाने वाला, उच्च या निम्न मध्यम वर्गीय। आज आम मतदाता पुलिस की खाकी को देखकर उतना नहीं सहमता जितना कि हर सड़क, हर चौराहे पर खड़ी खाकी के हाथ में चालान का मोबाइल देखकर सहमता है। वह मोबाइल जो पलक झपकते ही उसकी जेब से हजारों रुपए खींच लेता है और उसके पूरे महीने का बजट बिगाड़ देता है। खाकी का वह मोबाइल बंदर के हाथ में ऐसा उस्तरा है जो अकेले आम मतदाता की ही हजामत नहीं बनाता, उसके सारे परिवार की जेब की हजामत बनाकर उसे महात्मा गांधी बना देता है। 80,000 की बाइक पर 16,000 से लेकर 37,000 तक का चालान जब वह देखता है ना, तो उसके होश के साथ साथ प्राण भी उड़ जाते हैं। कानपुर का एक ऑटो वाला जो अपने 1 लाख के सेकेंड हैंड ऑटो पर 55,000 का चालान देखकर हार्ट अटैक का शिकार हो गया था और दुनिया से चल बसा। यह उन सब के हाथ से बाइक, कार और ऑटो छीनने की सरकार की खुली बेहयाई है, मगर यह बेहयाई किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इस पर ना भुक्तभोगी मतदाता बोल रहा है, ना ही विपक्ष। क्यों? इसका जवाब शायद 2024 के चुनाव में दिख सकता है। ई कॉमर्स साइटों ने ऑफलाइन बाजार की हालत तो वैसे ही बहुत पतली कर रखी है। उस पर जीएसटी जैसे कानून ने उस लड़खड़ाते व्यापार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है।
जब चंबल के बीहड़ डाकुओं से आबाद थे तो शायद उस वक्त के डाकुओं को देखकर और सुनकर लोग उतना नहीं डरते होंगे जितना कि आज हर आम व्यापारी जीएसटी के अधिकारियों की टीम को देखकर डर जाता है। अखिलेश यादव विभिन्न क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़कर राष्ट्रीय राजनीति पर अपना असर डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मगर वह कांग्रेस केवल राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लगाई गई उछल कूद को देखने में और परोसने में व्यस्त है। वह कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिसके बिना कोई भी गठबंधन या कोई भी मोर्चा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे पटल पर लाकर साकार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार में शुरू से ही एक नहीं दो डिप्टी सीएम रहे हैं, मगर उन दोनों डिप्टी सीएम की सार्थकता कभी उत्तर प्रदेश की आवाम को देखने को मिली हो ऐसा नहीं लगा। वह दोनों डिप्टी सीएम अपनी उपलब्धियों के लिए शायद ही कभी चर्चा में रहे हों। वह जब भी चर्चा में आए तो या तो अपनी बेढब बयानबाजी के लिए आए या फिर प्रभु बजरंगबली की जाति बताने जैसे महान कामों के लिए चर्चा में आए। उधर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली और पंजाब की सरकार में बैठकर तो वह जैसे अपना और देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वह तो बस प्रधानमंत्री बनने के लिए ही दुनिया में आए हैं। केवल मोदी ने ही उनके इस अधिकार पर खामखा अपना अधिकार जमा रखा है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी खानदानी विरासत लगती है तो बिहार के हरफन वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित ममता दीदी को भी लगता है कि इकलौते मोदी ने ही उनके सपनों को ग्रहण लगा रखा है, वरना मतदाता तो उन्हें बहुत पहले ही दिल्ली की कुर्सी पर बैठा चुका होता। मगर इन सब में एक बात बहुत कॉमन है, वह ये है कि सबका प्रतिद्वंदी निर्विवाद रूप से बस एक ही है, मोदी। इन सारे फैक्टर के बीच मोदी में चुनाव जीतने की कितनी क्षमताएं अभी बाकी हैं यह तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है, प्रधानमंत्री पद के बेशुमार दावेदारों से भरा विपक्ष अगर मोदी से जीत भी गया तो यह जीत जो रंग दिखाएगी वह शायद देश देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर आम आदमी की पीड़ा को, उसकी तड़प को, उसकी अंदरूनी छटपटाहट को लगातार ऐसे ही अनदेखा किया जाता रहा तो यह केवल मोदी भाजपा की कुर्सी के लिए ही दुर्भाग्य नहीं होगा, यह देश का भी दुर्भाग्य होगा जो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर रविंद्र कुमार की खास पेशकश। जय हिंद।